ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग देख रहे थे। कुछ मैंने बोला था, आप लोगों ने देखा, कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ देखा, थ्रेड कैसे रन करता है, रनेबल और थ्रेड क्लास को यूज करके। हम्म। ठीक है। और ये बोला था वर्किंग विथ थ्रेड, इसको देखना, तो आप लोगों ने, किसी ने देखा है? चलो, नहीं देखा, कोई बात नहीं। ठीक है, वर्किंग विथ, हाँ, कोई कुछ बोल रहा? ठीक है। ठीक है, वर्किंग विथ थ्रेड, कुछ थ्रेड से रिलेटेड और फंक्शनलिटी भी समझते हैं। तो थ्रेड क्लास में एक तो थ्रेड बनाने का होता है, दूसरा रनेबल, आप देखिए रनेबल यूज करके भी थ्रेड बना सकते हो, एक है थ्रेड ग्रुप। थ्रेड ग्रुप और ये सारे जितने क्लासेस हैं जावा ने लैंग में दिया है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम कोई थ्रेड बनाते हैं या नहीं भी बनाते, मेन जो है हमारा वो मेन थ्रेड है। तो मेन, अगर आप प्रिंट कराओगे मेन थ्रेड का डिटेल्स, तो वो दिखाएगा इस तरह, मेन 5 मेन। इसका मतलब क्या होता है, पहला जो नाम होता है वो थ्रेड ग्रुप का नाम होता है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, उस थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, और उसके बाद उस थ्रेड का नाम क्या है। तो बाय डिफॉल्ट मेन का नाम मेन ही होता है और मेन थ्रेड ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ये इसलिए है कि अगर जैसे आप, हम चाहते हैं मल्टीपल, बहुत सारे थ्रेड बना रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड बना रहे हैं, उनको कई ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं कि ये बैकग्राउंड का थ्रेड है, ये फोरग्राउंड थ्रेड है, या फिर कोई और अ, अपने वर्क वाइज डिवाइड करते हैं कि ये मान लो आप लोग कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो हॉस्पिटल का, उसमें फार्मेसी से रिलेटेड काम करते हो, तो बोलते हो ये फार्मेसी की सारी थ्रेड एक ग्रुप में रखेंगे, क्लिनिकल की सारी थ्रेड एक ग्रुप में रखेंगे। और फर्स्ट प्रायोरिटी हम प्रायोरिटी भी दे सकते हैं कि भाई क्लिनिकल की थ्रेड की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, फार्मेसी की थ्रेड की लोएस्ट प्रायोरिटी है, कुछ इस तरह बना सकते हैं। तो ग्रुप क्रिएट करने का बेनिफिट ये होता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इंडिविजुअल थ्रेड, हम ग्रुप पे ही सारे काम कर सकते हैं कि उस थ्रेड की प्रायोरिटी क्या करनी है। ऑल थ्रेड्स बिलोंग टू दैट ग्रुप, अगर हमने ग्रुप की प्रायोरिटी 4 कर दी तो सारे थ्रेड उस ग्रुप को जो बिलोंग करेंगे उसकी प्रायोरिटी 4 हो जाएगी। प्रायोरिटी 5 कर दी तो 5 हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5 होती है, 1 से लेके 10 तक की प्रायोरिटी हर थ्रेड की हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 10 होता है, मिनिमम 1 होता है, और बाय डिफॉल्ट हमेशा 5 होता है। जब भी हम कोई नया थ्रेड बनाते हैं या मेन थ्रेड है, उसका प्रायोरिटी 5 होता है। ठीक है। तो थ्रेड का नाम भी सेट कर सकते हो, गेट नेम, सेट नेम, उसी तरह गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, ये थ्रेड क्लास में ही है ये सारे मेथड। और ग्रुप क्रिएट करते हैं तो गेट ग्रुप, थ्रेड ग्रुप एंड सेट ग्रुप, थ्रेड ग्रुप भी कर सकते हैं, ताकि हम एक ग्रुप क्रिएट किया उसमें थ्रेड्स को ऐड कर सके। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कुछ थ्रेड बनाए थे, उसका नाम इस तरह था, थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2, इस तरह करके जावा बाय डिफॉल्ट देता। अगर हम किसी थ्रेड का नाम नहीं देंगे तो वो अपने से थ्रेड और प्लस पोस्टफिक्स में नंबर, जो 0 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, पोस्टफिक्स में लगाता जाता है। नॉर्मल प्रायोरिटी किसी भी थ्रेड की 5 होती है, 1 मिनिमम, 10 मैक्सिमम। अगर इसके बाद आप आउट ऑफ रेंज कुछ सेट प्रायोरिटी 11, 12 कुछ दे दिए तो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन रेज करेगा जावा, क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज है। थ्रेड क्लास में एक मेथड जो हमने देखा भी था, स्लिप। स्लिप का देखो जनरली यूज नहीं करना चाहिए, बहुत रेयर केस में करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो जिस ऑब्जेक्ट में या जो करंट रनिंग थ्रेड है वहां पे आपने स्लिप लगा दिया। अब उस करंट रनिंग थ्रेड में
मान लो आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी का लाइन ओपन किया था स्लिप करने से पहले, और स्लिप करने के बाद उसे क्लोज कर रहे हो, लेट सपोज। तो होता क्या है, एक रिसोर्स को इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है स्लिप होने से पहले वो थ्रेड। अब आपने स्लिप करने भेज दिया, होना तो ये चाहिए कि उस समय उस रिसोर्स को रिलीज करे, लेकिन ये रिसोर्स पे लॉक एक्वायर किया जाता है, मतलब वो रिसोर्स अभी किसी को यूज नहीं होगा। अगर लेट सपोज आपने स्लिप कॉल करने से पहले प्रिंटर का काम स्टार्ट किया, मान लो प्रिंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको स्टार्ट करने का कुछ रख दिया, तो एक टास्क उस पर भेज दिया और उसके बाद थ्रेड को स्लिप करा दिया कुछ मिनट के लिए, तो वो क्या करेगा, उस प्रिंटर को स्टिल ऑक्यूपाई किया रहेगा जब तक ये फिर से वेकअप नहीं होगा आफ्टर फिनिशिंग देयर स्लीपिंग टाइम। तो जो लाइन ऑफ कोड बेसिकली हम रिलीज करने के लिए खुद लिखते हैं, तो वो लाइन ऑफ कोड तक जाएगा ही नहीं और रिलीज होगा नहीं। तो इसीलिए स्लिप का बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए कि ऐसा कोड यूज ना करें जहाँ पे वो किसी रिसोर्स को यूज कर रहा हो। ठीक है, तो रिसोर्स का मतलब आई थिंक आप लोग को अब क्लियर होगा। अदर देन जावा स्टफ, जैसे फाइल आईओ का काम करते हो, जेडीबीसी का काम करते हो, प्रिंटर स्कैनर, ये सब रिसोर्स है। मेल भेज रहे हो, ठीक है, तो मेल भेजोगे तो एपीआई यूज करोगे, वहां भी रिसोर्स यूज हो रहा है। तो और जावा से रिलेटेड जो कैलकुलेशन सब कर रहे हैं उसको रिसोर्स का पार्ट नहीं मानते। ठीक है, तो स्लिप का काम जब भी यूज करते हैं, इसलिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन भी रेज करता है, ये हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक में हमें यूज करना चाहिए स्लिप को। और स्लिप के साथ जब हम लोग कोई इंटरवल देते हैं यहाँ कि इतने समय के लिए स्लिप कर जाओ करंट रनिंग थ्रेड, तो वो टाइम जो है मिली सेकेंड में देते हैं, बट ये टाइम की कैलकुलेशन, जो मिली सेकेंड की कैलकुलेशन है, कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ओएस। विंडोज ओएस, लिनक्स ओएस, मैक ओएस, जैसा वो टाइम को मिली सेकेंड को एज्यूम करता होगा उसके हिसाब से ये चलेगा। तो एक स्लिप का एग्जांपल देखते हैं क्या है इसमें। स्लिप मैसेज मतलब एक हमने एरे लिया, एरे ऑफ स्ट्रिंग, इसमें कई सारे स्ट्रिंग डिक्लेयर किए हैं और उस एरे को लेंथ तक चलाया और हर 4 सेकंड पे एक एक वैल्यू प्रिंट करा रहा है, बस यही है कि एक टाइम इंटरवल पे हम चाहते हैं। वही अगर टाइम इंटरवल नहीं लगाते तो वो प्रिंट करने में डिले नहीं होता, वो फटाफट प्रिंट करता। हम चाहते हैं कुछ टाइम इंटरवल पे प्रिंट कराना, कुछ ऐसा काम करना या कुछ लॉजिकल ऑपरेशन करना, तो हम थ्रेड डॉट स्लिप का यूज कर सकते हैं। ट्राई कैच का यहाँ यूज करने की जगह मैंने थ्रोज करा दिया। ये थ्रोज तभी होगा जब कोई दूसरा थ्रेड इस समय आएगा और इसको एक्वायर करना चाहेगा लॉक, तब उस समय इंटरप्टेड एक्सेप्शन मारेगा, उस केस में मारेगा। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन। क्लियर है स्लिप? ये थ्रेड क्लास में होती है। ठीक है, और स्लिप किस तरह की मेथड है? स्टैटिक, तभी हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है ज्वाइन मेथड। जैसे थ्रेड में स्लिप होता है उसी तरह ज्वाइन होता है, लेकिन इसका पर्पस समझना, अच्छे से समझो। ज्वाइन क्या बोलता है, ये डिसाइड करता है कि जैसे मल्टीपल थ्रेड रन कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, कैसे वो ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से थ्रेड की मूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था जब मल्टीपल थ्रेड एक ही मेथड को कॉल करता है तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फिक्स नहीं है। कभी थ्रेड 1 घुस जाएगा, कभी थ्रेड 2, जब जिसको टाइम मिलता है तब एज पर सीपीयू वो घुसता है। क्योंकि आईओ ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसके बेस पे कोई थ्रेड किस सीक्वेंस में चलेगा, मल्टीपल थ्रेड एक ही मेथड को, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वो सीपीयू के ऊपर होता है। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट है भाई, हमने 3 थ्रेड बनाया और तीनों थ्रेड एक सीक्वेंस में ही चले, स्टार्ट हुआ अगर T1 तो एंड हो, फिर T2 स्टार्ट हो, फिर एंड हो, फिर T3 स्टार्ट हो, एंड हो, एकदम सीक्वेंस में, ऐसा कुछ ऑर्डर हम मेंटेन करना चाहते हैं अगर रिक्वायरमेंट है, तो वी कैन गो विद ज्वाइन। जो बेस्ट नहीं माना जाता,
बट नॉलेज के लिए आपको जानना है। ज्वाइन यूज नहीं करते हम लोग कहीं भी कंपनी में, क्योंकि इसके डिमेरिट है, तो फिर भी जानना है। तो ज्वाइन का यूज कैसे होता है? जिस थ्रेड में हम ज्वाइन लगाते हैं, जो भी थ्रेड, जैसे मेन थ्रेड रन कर रहा है तो उसके लिए अगर ज्वाइन मेन थ्रेड है, अब जैसे मान लो हमने थ्रेड का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया T1 और T1 डॉट ज्वाइन लिखा, तो मेन रन कर रहा था, मेन के थ्रू ही T1 का ऑब्जेक्ट बना, बिना मेन के तो बनेगा नहीं। T1 डॉट ज्वाइन जैसे ही लिखा, इसका मतलब हुआ जो करंट रनिंग थ्रेड है वो, उसको रोको। ये तुरंत रोकता है करंट रनिंग थ्रेड को और बोलता है मैं पूरा कर अपना काम कर लूंगा तभी करंट रनिंग थ्रेड रन करेगा। मतलब मेन वहीं रुक जाएगा, मेन का लाइन ऑफ कोड जो तुमने नीचे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अब सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा T1। T1 में जो रन के अंदर लिखा होगा वो काम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक T1 फिनिश नहीं होगा मेन फिर से रिज्यूम नहीं कर सकता। तो ज्वाइन क्या करता है? वेट फॉर अ थ्रेड टू डाई। इन अदर वर्ड इट कॉजेज करंटली रनिंग थ्रेड टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग until the thread it join with complete the task। मतलब जो करंट रनिंग थ्रेड है वो रुक जाएगा और वो वेट करेगा जब तक जो थ्रेड ज्वाइन जिस पे लगाए हो वो थ्रेड पूरा कंप्लीट कर ले टास्क को, तभी करंट रनिंग थ्रेड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और ये दोनों जो है कंप्लीटली ओएस की टाइमिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जहाँ टाइम इंटरवल अगर आएगी तो ओएस में अपने हिसाब से कैसे टाइम कैलकुलेट होता है तब होगा। ठीक है, लेकिन अगर टाइम इंटरवल नहीं दियो तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो अपने हिसाब से ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक यहाँ क्वेश्चन लिखा है, यू हैव थ्री थ्रेड T1 T2 T3, हाउ डू यू इंश्योर दैट दे फिनिश इन ऑर्डर। मतलब T1 स्टार्ट हुआ तो पहले T1 ही फिनिश हो, फिर T2 स्टार्ट हुआ तो T2 ही फिनिश हो, T3 स्टार्ट हुआ तो T3 ही फिनिश हो। ये कैसे इंश्योर करेंगे, इसका कोड कैसे लिखेंगे? तो इसका कोड लिखने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये समझ में आ रहा है ज्वाइन, मैंने जो डेफिनेशन बोला? ठीक है, ये मल्टी थ्रेड ध्यान देना, क्योंकि पैकेज जरूर ध्यान देना। पैकेज दूसरा उठा लोगे तो कोड उसमें दूसरा होगा। तो यहाँ देखो एक थ्रेड मैंने बनाया है जो कुछ अपना काम करता होगा, इसमें रन है, तो इसको हटा दो फिलहाल। यार ये किसमें है? ठीक है, इसमें रन हटा दिए। सिंपल रन मेथड है, रनेबल से बनाया है। तो ये अभी थ्रेड के जैसा एक्ट नहीं करेगा, जब तक थ्रेड क्लास का यूज नहीं करेंगे तो थ्रेड तो बनता ही नहीं है। हाँ, बट ये थ्रेड क्लास में एज ए पैरामीटर जाएगा ताकि हम इस क्लास को एज ए थ्रेड यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ अपना लाइन ऑफ कोड लिखा कि करंट थ्रेड क्या है, उसको गेट करो करंट थ्रेड को। अब उसका नाम देखो, क्या टाइम है वो देखो, स्लिप कर दो थोड़ी समय के लिए और फिर उसका नाम और उसका टाइम देखो। बस यही कुछ लाइन ऑफ कोड लिख दिया आपने, इसी तरह रैंडम। अब इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, और देखोगे चार थ्रेड बना रहे। जितने थ्रेड के ऑब्जेक्ट बनेंगे यानी नंबर ऑफ थ्रेड कितने हुए? चार। थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4, और चारों में सेम ऑब्जेक्ट पास किया। ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट पे चार थ्रेड लग गए, चारों जाके इस रन को एग्जीक्यूट करेंगे। कब एग्जीक्यूट करेंगे? जब उनकी स्टार्ट कॉल होगी। जब तक स्टार्ट कॉल नहीं होगी तब तक ये रन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और चारों का नाम भी दे दिया कि पहला थ्रेड का नाम थ्रेड 1 2 3 4, इस तरह नाम दे दिया। वो डिफॉल्ट नेम की जगह, अगर नहीं देते तो क्या आता? थ्रेड 1, थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, इस तरह करके इंटरनल नाम जावा एलोकेट करता है। तो यहाँ हमने चार थ्रेड बनाया है और कुछ नहीं किया। अब ध्यान दो, मैं अभी फिलहाल ज्वाइन नहीं कर रहा, ज्वाइन हटा देता हूँ क्योंकि ये मैंडेट तो है नहीं। तो हम चाहते हैं चारों थ्रेड को स्टार्ट करें और एक सीक्वेंस में ये चले।
तो इसमें 4 में एक थ्रेड मेन भी है, ये भी है, तो 5 थ्रेड है टोटल। तो मेन स्टार्टेड और मेन एंडेड, सबसे लास्ट में एंडेड आना चाहिए, और ये चारों अपना कुछ नाम आएगा, एट क्या टाइम, या तो टाइम दे दो या स्टार्ट एंड करके कुछ लिख दो, ठीक है, उससे मतलब नहीं। यहाँ देखो स्टार्टेड एंडेड लिख दिया। तो रन करते हैं। अब देखो सीक्वेंस इसका, मेन स्टार्टेड, T1 स्टार्टेड, लेकिन मेन एंड हो गया, जबकि हम चाहते थे लास्ट में। फिर T2 स्टार्टेड, T4 स्टार्टेड, T3 स्टार्टेड, T1, T4, T2, T3। सीक्वेंस फिक्स नहीं है, ठीक है। कभी और रन करो, कुछ और आउटपुट आएगा। हर बार का आउटपुट अलग हो सकता है। मेन स्टार्ट हुआ, यहाँ देखो T2 T1 हो गया। तो डिपेंड करता है सीपीयू किसको प्रायोरिटी देता है। ये क्लियर है ना, इतना चीज, कि जब तक अगर 4 थ्रेड है एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट पे 4 थ्रेड स्टार्ट कर दोगे तो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन हम डिसाइड कभी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हमें सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल करना है, यानी हमने पढ़ा ज्वाइन। ज्वाइन क्या बोलता है, यहाँ तक तो मेन स्टार्ट था, मेन थ्रेड था इस लाइन तक, T1 स्टार्ट हुआ और T1 को हमने बोला ज्वाइन। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड मेन होगा, उसको रोक देगा, बोलेगा तुम रुक जाओ, अब नीचे जाओ ही मत, क्योंकि ये सब पार्ट T1 का है T2 नाम है, लेकिन मेन के अंदर ही रन कर रहा है ना, मेन का कोड है ना, तो नीचे जाएगा ही नहीं। अब T1 डॉट ज्वाइन जैसे ही लगा है, अब T1 को स्टार्ट तो हो चुका था, एंड जब तक नहीं होगा नीचे नहीं जाएगा। फिर T2 स्टार्ट होगा, इसके बाद स्टार्ट ही बाद में होगा। मेन अभी स्टार्टेड था ऊपर, फिर T1 स्टार्ट एंड हुआ, स्टार्ट तो यहाँ हुआ, एंड पहले हुआ, तब तक ये वेट करेगा। फिर T2 स्टार्ट होगा, T2 को बोले फिर वही मेन चल रहा था, वेट करो, तो T2 एंड होगा। फिर T3 का इसी तरह, T4 का इसी तरह, और लास्ट में जाके मेन बंद होगा। पूरा एक सीक्वेंस में चलेगा, और ये प्रोसेस फिर स्लो हो जाएगा। देखो मेन स्टार्ट हुआ, मेन एंड हुआ, जितनी बार भी चला लो लास्ट में ही बंद होगा। T1 स्टार्ट हुआ, T1 एंड हुआ, T2 स्टार्ट हुआ, T2 एंड हुआ, T3 स्टार्ट हुआ, T3 एंड हुआ, T4 स्टार्ट हुआ, T4 एंड हुआ, एकदम सीक्वेंस में। तो क्या करता है, सिर्फ करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड को बोलता है रुक जाओ, मैं पहले प्रायोरिटी, अपना प्रायोरिटी देता है, बोलता है मैं सबसे पहले रन करूंगा, पूरा रन करने के बाद तब करंट जो था वो चलना स्टार्ट होगा। तो मेन चल रहा था, उसको रोका, T1 खुद चलने लगा, अपना प्रायोरिटी दिया, ये रुक गया, ये लाइन ऑफ कोड कंप्लीट। अब जब T1 खत्म हुआ, तो फिर मेन का काम स्टार्ट हुआ। मेन में ये लिखा है कि T2 को स्टार्ट करो, T2 स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर T2 डॉट ज्वाइन कर दिए, मतलब मेन को रोक दिए। फिर T3 स्टार्ट किया, फिर मेन को रोक दिए। फिर T4 स्टार्ट किया, मेन को रोक दिया, मतलब मेन को एकदम रोक रोक के चल रहा है, ठीक है। तो इससे सारे थ्रेड भी रुक गए, क्योंकि मेन से ही स्टार्ट हो रहे थे। तो ये ज्वाइन का फंडा समझ में आया आप लोग को? ज्वाइन का फंडा समझ में आया? कोई डाउट है ज्वाइन में? हेलो, हेलो। हाँ जी, आप लोग एक्टिव हो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, 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 हेलो। क्या है यार, मेरी आवाज नहीं आ रही है? तो इतना देर में रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्या रीजन, रीजन क्या है? क्विज कर देती आपकी अभी तो एंटरटेन। अच्छा, तो ये ज्वाइन समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ज्वाइन का एक और एग्जांपल भी है। तो ज्वाइन का देखो सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है,
आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। थ्रेड हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल थ्रेड परफॉर्मेंस फास्ट करने के लिए, फिर से सीपीयू रुक ही गया ना, सीपीयू का टाइम तो आइडल होने लगा। तो यहाँ सबसे बड़ा डिमेरिट है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल भी ज्वाइन कर दिया हूँ, देखना होगा तो ये देख सकते हो कि एक रन करके बनाया हूँ, और इसमें रनेबल और मेन यही बना दिया हूँ सिंपल। और इसमें क्या किया हूँ कि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट को पास किया और स्टार्ट किया, ज्वाइन कर दिया, मतलब सीक्वेंस में वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। पहले स्टार्ट हुआ तो ज्वाइन जैसे ही किया, अब ये रन करने लगे, जबकि ये 4 सेकंड 10 सेकंड के लिए देखो यहाँ डिले भी लगा दिया। ज्वाइन से यही है, डिले लगाया तब भी वो सीपीयू खाली है नीचे, जब तक सारा काम खत्म नहीं होगा ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ज्वाइन का दिक्कत है। लेकिन अगर ज्वाइन नहीं लगाते तो ये 10 सेकंड रुका रहा है, लेकिन ये लाइन ऑफ कोड मेन फिनिश हो जाता अपने आप, वो एज ए चाइल्ड थ्रेड चलता और वो जब फिनिश होता तो होता। ये ज्वाइन का है। तो सिंक में हम कर सकते हैं, फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे हमारा कोड मूव हो, ज्वाइन से एक लेवल पे किया जा सकता है, बट उसका डिमेरिट है। थ्रेड में टू वेज हैं जो थ्रेड वर्क करता है इंटरनली। जब थ्रेड ओएस लेवल या जीवीएम लेवल पे लिखा होगा तो प्रिमिटिव मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है या कोऑपरेटिव मल्टी थ्रेडिंग का। प्रिमिटिव मल्टी थ्रेडिंग जहाँ पे ओएस के ऊपर है और जीवीएम के ऊपर है, कैसा उसको डिजाइन किया गया। तो प्रिमिटिव क्या करता है, सारे थ्रेड को हमेशा कुछ ना कुछ टाइम देता है। ठीक है, वहाँ हर थ्रेड को चांस देगा, ऐसा ना हो कि लो प्रायोरिटी थ्रेड हमेशा रुका ही रहे। हर थ्रेड को चांस देता है, उसका डिजाइन ऐसा किया गया प्रिमिटिव मल्टी थ्रेडिंग। और कोऑपरेटिव मल्टी थ्रेडिंग जो सेल्फिश थ्रेड होता है, बेसिकली हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी थ्रेड एग्जीक्यूट करे फर्स्ट, ये होता है। और इफ वी वांट टू मेक इट अनसेल्फिश देन वी कैन गो विथ इल्ड। एक इल्ड करके मेथड होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब थ्रेड डॉट ज्वाइन लगाते हो तो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड को रोकता है और अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। अब थ्रेड डॉट इल्ड लगाओगे तो वो क्या करेगा, अपने को, मतलब वो जो होता है ना, कि भाई अनसेल्फिश, वो अपना समर्पण दे रहा है कि भाई करंट एग्जीक्यूटिंग थे, तुम काम कर लो, मैं रुका रहूंगा। यहाँ उल्टा हो जाता है। ज्वाइन का जस्ट रिवर्स है इल्ड, कि ये अनसेल्फिश अपने आप को बनाता है जिस थ्रेड पे इल्ड लगाए। और लेकिन ये केस ये लेता है कि उन्हीं के लिए अनसेल्फिश होगा जो सेम प्रायोरिटी के होंगे। अगर सेम प्रायोरिटी के नहीं है तब अनसेल्फिश नहीं बनता, क्योंकि प्रायोरिटी सेम होता है, मतलब एक ही लेवल के सारे थ्रेड है, लेवल 5 के। तब उस केस में जिस पे इल्ड कॉल करोगे वो रुक जाएगा और सेम प्रायोरिटी की जो थ्रेड वेटिंग में होगी वो स्टार्ट हो जाएगी एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो कोऑपरेटिव मल्टी थ्रेडिंग किसी जगह इम्प्लीमेंट होता है, वहां सेल्फिशनेस वाली थ्रेड होती है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी सिर्फ है वही पहले रन करेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी हमेशा स्टारवेशन में चला जाएगा, उसका चांस ही हो सकता ना, ऐसा कोड लिख दिया। तो उस केस में हम लोग इल्ड का भी यूज कर सकते हैं, जावा ने ये एक मेथड दिया है। मैं इसका एग्जांपल कहीं दिया नहीं हूँ क्योंकि ये सब इतना जरूरी नहीं, ये सब हम लोग यूज करते नहीं है, नॉलेज के लिए जरूरत है। थ्रेड के एक मेथड होती है थ्रेड क्लास में, इज अलाइव, जिससे हम पता करते हैं थ्रेड अलाइव है कि नहीं। अगर रन के अंदर है या थ्रेड स्टार्टेड है तो वो अलाइव है, और रन ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट कर गया उस थ्रेड का तो वो अलाइव नहीं होता, फॉल्स हो जाता। हमने ऊपर थ्रेड ग्रुप देखा था, थ्रेड ग्रुप में मैक्स प्रायोरिटी हम सेट कर सकते हैं। जैसे थ्रेड ग्रुप बनाएंगे कैसे, थ्रेड ग्रुप को ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके बाद T1 T2 T3 को बिलोंग टू Tg1, ये कैसे, मान लो ये Tg1 को बिलोंग कर रहा है, तो हमने क्या किया, T1 के प्रायोरिटी 9 की, और फिर उसके बाद थ्रेड ग्रुप की प्रायोरिटी 8 की।
मतलब इंडिविजुअल थ्रेड की भी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं और ग्रुप लेवल पे भी चेंज किया। फिर उसके बाद प्रायोरिटी 9 सेट की और T3 की 6 सेट की। तो जब हम T1, T2, T3 का आउटपुट देखेंगे तो T1 में हमने सेट किया था 9 और उसके बाद उसकी प्रायोरिटी चेंज की ग्रुप की। तो जो प्रायोरिटी उसकी पहले से है वही प्रीफर्ड रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे 9 ही आ रहा है। लेकिन अब इसको सेट करने के बाद प्रायोरिटी हम चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने ग्रुप का सेट कर दिया कि ग्रुप की प्रायोरिटी 8 होगी। अब उसके बाद T2 की प्रायोरिटी हम चेंज कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा हो, तो ग्रुप की 8 है तो ज़्यादा होने नहीं देगा, तब 8 ही रखेगा। लेकिन पहले सेट कर चुके हैं प्रायोरिटी, तो उस प्रायोरिटी को जावा कंसीडर करता है। ठीक है जी। तो यही है कि ग्रुप की प्रायोरिटी से पहले इंडिविजुअल थ्रेड की प्रायोरिटी देखता है। अगर पहले से जो सेट है उसी को जावा प्रीफर करके चलेगा। लेकिन बाद में फिर उसकी प्रायोरिटी चेंज करोगे, जैसे 10 कर दिया T1 डॉट, इस लाइन के बाद T1 डॉट सेट प्रायोरिटी 10, तब वो डिफॉल्ट सेट कर देगा कि भाई 10 नहीं होने देंगे, 8 ही रखेंगे। तो चेंज करेंगे आफ्टर सेटिंग द प्रायोरिटी इनसाइड ग्रुप, तब वो एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल थ्रेड पे। तो यहाँ पे ग्रुप लेवल पे आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आती है थ्रेड कितने तरह का होता है हमारा जो थ्रेड हम बनाते हैं। तो दो तरह का थ्रेड हम बनाते हैं, एक यूजर थ्रेड, एक डेमन थ्रेड। डेमन थ्रेड वो होता है जो सिस्टम लेवल में बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह रन करता है। जैसे गार्बेज कलेक्टर थ्रेड जो जेवीएम रन करता है वो डेमन थ्रेड है, जो लो प्रायोरिटी थ्रेड हमेशा हम लोग बनाना चाहिए। अगर जैसे मान लो हमने भी कोई एप्लीकेशन बनाया, कुछ कलेक्शन की रिकलेक्शन की काम थ्रेड के थ्रू कर रहे हैं, तो उसको लो प्रायोरिटी थ्रेड बनाना चाहिए और बैकग्राउंड थ्रेड बनाना चाहिए। तो डेमन के लिए भी हमें जब थ्रेड बनाते हैं तो सेट डेमन करके मेथड होता है। सेट डेमन ट्रू कर देंगे तो वो थ्रेड डेमन थ्रेड हो जाएगा, मतलब वो बैकग्राउंड में ही रन करेगा। और बाय डिफॉल्ट हर थ्रेड डेमन नहीं होता, नॉर्मल यूजर थ्रेड होता है। तो यूजर थ्रेड से मेन थ्रेड हमारा यूजर थ्रेड है। मेन थ्रेड से कोई भी चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होगा वो यूजर थ्रेड ही होगा। अगर कोई थ्रेड हमने बनाया डेमन थ्रेड और उस थ्रेड के अंदर जाके नया थ्रेड बना रहे हैं, यानी पेरेंट तुम्हारा डेमन है, देन उस केस में चाइल्ड भी डेमन ही होगा। ठीक है। लेकिन पेरेंट अगर यूजर है तो उसके बाद अगर नया कोई चाइल्ड बनाओगे तो यूजर थ्रेड ही होगा। तो अब बात आती है कि ये यूजर थ्रेड और डेमन थ्रेड में अंतर क्या है। एक तो बैकग्राउंड का है प्रोसेस, और यूजर थ्रेड जो है बैकग्राउंड में नहीं फ्रंट में रन करता है। तो मेन डिफरेंस आता है जेवीएम एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल की। जेवीएम तब तक चलता है जब तक कोई भी यूजर थ्रेड अलाइव है। अगर एक मेन से मैंने 10 यूजर थ्रेड बनाया, एक भी यूजर थ्रेड अलाइव है, मतलब उसका रन मेथड चल रहा है, तो मेन चलता ही रहेगा, यानी जेवीएम कभी शट डाउन नहीं होगा जब तक कोई भी यूजर थ्रेड चल रहा है। लेकिन डेमन थ्रेड के केस में जैसे मान लो हमने 10 यूजर थ्रेड बनाया और 5 डेमन थ्रेड, या एक ही डेमन थ्रेड बनाया और मेरा 10 यूजर थ्रेड एंड हो गया। ठीक है। तो अब जो मेरा डेमन थ्रेड है वो चल रहा है, स्टिल चल रहा है, उसमें इनफाइनाइट लूप का तुमने कुछ कोड लिखा हुआ है, लेकिन यूजर थ्रेड अपना काम एग्जीक्यूशन खत्म कर लिया, रन में उसका काम खत्म हो गया, तो उस समय जेवीएम शट डाउन हो जाता है। जेवीएम कभी भी डेमन थ्रेड के लिए नहीं रुकता। ठीक है। तो डेमन थ्रेड की लाइफ साइकिल तब तक है जब तक जेवीएम चलेगा या फिर रन मेथड में जो एग्जीक्यूशन लिखा है। ठीक है। लेकिन यूजर थ्रेड की लाइफ साइकिल जो रन में पूरा लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट करेगी, तब तक जेवीएम को चलना होगा। यही लाइन मैंने यहाँ लिखा है, जेवीएम रन टिल ऑल यूजर थ्रेड आर अलाइव। once all user thread end, then JVM has responsibility to kill all daemon thread and get out of execution from your application. User cannot kill daemon thread, otherwise it will give exception. हम अपने से कोई भी daemon thread बना सकते हैं,
उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम उसको बंद नहीं कर सकते। इतनी चीज क्लियर हुई। कोई थ्रेड डेमन थ्रेड है कि नहीं, आप थ्रेड डॉट इज डेमन पता कर सकते हो, वो रिटर्न ट्रू फॉल्स करेगा। ये दोनों क्लियर हुआ, यूजर थ्रेड डेमन थ्रेड। स्लिप और वेट में डिफरेंस ये है, मैंने आपको बताया था, स्लिप क्या करता है, रिसोर्स को कभी रिलीज नहीं करता, ठीक है, और ये थ्रेड क्लास में होता है मेथड। वेट जो है ऑब्जेक्ट क्लास में है, और वेट जो है रिसोर्स रिलीज करके वेटिंग स्टेट में जाता है, सबसे अच्छी चीज है। तो इसलिए जब भी हम लोग काम करते हैं वेटिंग स्टेट ये सब वाली थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड में, तो वेट यूज करना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ स्लिप, क्योंकि ये रिसोर्स रिलीज करेगा नहीं, डेडलॉक का ज्यादा केस आ सकता है, और ये रिसोर्स को रिलीज करके जाता है। और ये थ्रेड क्लास में है, तो थ्रेड, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्लास में है, तो ऑब्जेक्ट क्लास में ये किस थ्रेड को पे लॉक एक्वायर करना है, लॉक नहीं करना है, ये सारी चीज डिसाइड ऑब्जेक्ट के थ्रू इजिली हो जाती है। बट करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है, सिर्फ वो करंट को ही संभाल सकता है, दूसरे थ्रेड को हम थोड़ी बोल सकते हैं कि संभाल लो। तो स्लिप में ये डिमेरिट है कि ये जो रनिंग होगा उसी के ऊपर वर्क करेगा, लेकिन वेट जो है किसी पे भी हम कोई भी थ्रेड पे करा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, नॉट थ्रेड क्लास। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, आई हैव अ मेथड रन इन अ क्लास सिंपल शेड्यूलर, एक क्लास सिंपल शेड्यूलर है जिसमें रन मेथड मेरे पास है। आई वांट टू क्रिएट अ शेड्यूलर टू रन गेट कॉल्ड इन एवरी 5 मिनट्स इंटरवल, एक मेथड को हर 5 मिनट इंटरवल में मुझे एग्जीक्यूट करना। मान लो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, डेटाबेस में जाके एक टेबल को चेक करना चाहता हूँ, उसमें फ्लैग होगा मान लो कोई एक फील्ड, कि वो फील्ड से पता चला है कौन कौन सी मेल, कौन कौन सी, मान लो मेल नाम की टेबल है, और उसमें हम चेक करना चाहते हैं अच्छा मेल कौन कौन सी रोज पे गई है, जिसका 0 हो या 1 हो, मान लो, उस सारे रिकॉर्ड को निकाल के लाओ और फिर मेल भेजो, और फिर जिसकी जिसकी मेल चली जाएगी उसको 0 कर देंगे, मान लो लेट सपोज ऐसा कुछ कोड किया। तो हर 5 मिनट इंटरवल में हमें एक मेथड ऑटो एग्जीक्यूट करानी होगी कि इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहे। तो वैसा शेड्यूलर, एक छोटा सा शेड्यूलर अपना बनाना हो तो कैसे करें। तो एक शेड्यूलर सिंपल मेन बेस्ड हम बना रहे हैं, तो क्या किया, मेन में व्हाइल लूप स्टार्ट कर दिया, एक अपना ही रन मेथड बनाया, कुछ भी, ये थ्रेड का रन नहीं है, ये कुछ भी आप एक्स वाई जी ए बी सी कुछ भी रखो, ये जस्ट अ मेथड, इट्स जस्ट अ स्टैटिक मेथड। और उसको कॉल किया मेथड को व्हाइल लूप के अंदर से, थ्रेड डॉट स्लिप 5 सेकंड के लिए यहाँ किया, 5 मिनट नहीं कर रहा है क्योंकि उतना समय वेट हम लोग नहीं करेंगे। तो हर 5 सेकंड में इस मेथड को कॉल करना है, ये कॉल होगा। तो दिस इज अ शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई काम हो, तो दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूलर। एक शेड्यूलर हमने लगा दिया, ये चल रहा है। अब यहाँ पे हम डेटाबेस का कोड करें, क्या कोड करें, ये हमारे ऊपर कंप्लीटली रन, ठीक है, वो टास्क होता है कि भाई हम ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे, अब थोड़ा थ्रेड के अंदर बढ़ते हैं। तो थ्रेड के अंदर चलने से पहले आपको थोड़ा मैं पेंट में एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ईएमपी करके ऑब्जेक्ट होती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आईडी, नेम, सैलरी, सारी फील्ड सब होती है। एक सेक्शन होता है लॉक का, लॉक एक्वायर करने का भी एक फील्ड होता है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, क्लास के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे T1 थ्रेड है, ये भी एग्जीक्यूट यूज करता है T1, मान लो रन मेथड यूज चल रही होगी, ठीक है,
और रन के अंदर तुमने E1 का कुछ यूज किया है, E1 डॉट समथिंग कुछ कर रहे हो, तो मतलब T1 यूज कर रहा है, T2 भी यूज कर रहा है इसको, ठीक है, T3 भी यूज कर रहा है। कई थ्रेड हम बना सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे। तीनों में हमने एक ही ऑब्जेक्ट दे दिया कि EMP ऑब्जेक्ट को यूज करो। तो जनरली देखो ये क्या होता है, डेटा जो होती है इसकी स्टेट इनकंसिस्टेंट हो जाएगी अगर प्रॉपरली हम इसको हैंडल ना करें। वो एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा कि बैंक का चीज है, मल्टीपल थ्रेड आपने लगा दिया, प्रॉपरली इसको मैनेज नहीं किया, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था पढ़ लेना, पढ़ के आना, एक बैंक का एग्जांपल दिया ना यहाँ पे है। तो अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो डेटा इनकंसिस्टेंट मतलब एक्चुअल हमारा पूरा एप्लीकेशन ही बेकार है अगर डेटा इनकंसिस्टेंट हो गए। मान लो बैंक का ही है ये, अकाउंट ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ही राहुल मान लो, और तुम्हारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में मल्टीपल ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हैं मल्टीपल चैनल से, और वो प्रॉपर विड्रॉ डिपॉजिट का यहाँ विड्रॉ डिपॉजिट तुम कर रहे हो उसके हिसाब से अकाउंट बैलेंस नहीं आया, कम आने लगा, तो तुम वैसे बैंक को तो प्रीफर नहीं करोगे, ऐसे बैंक को क्यों यूज करोगे, और कस्टमर केयर से भिड़ते रहोगे। ठीक है, तो ऐसे केस जहाँ मल्टीपल थ्रेड जब रन करते हैं और एक सेम ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट पे जब काम होता है, तो वैसे केस में अगर आपकी डेटा आपको लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेटा पर्टिकुलर डेटा ऐसा है कि एट ए टाइम वन थ्रेड ही इसको एक्सेस करे, क्योंकि ये बैलेंस का अकाउंट का अकाउंट रिलेटेड चीज बहुत क्रिटिकल डेटा है, इस डेटा को अगर मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर रहा है तो ये डेटा को कौन सी वैल्यू ये बना देगा, हो सकता है कम कर दे ज्यादा कर दे, जो इनकंसिस्टेंट स्टेट होता है, कहा जाता है कि वो उसका डेटा का इनकंसिस्टेंट स्टेट हमें डिजायर नहीं था लेकिन वो स्टेट आ गई। तो ऐसे स्टेट में हम कभी भी डेटा को नहीं रखना चाहेंगे, और ये तभी होगा जब मल्टीपल थ्रेड एक ही एम्प्लॉय एक ही ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हो, तभी पॉसिबल है। और ये ऐसा हम लोग करते हैं, मल्टीपल थ्रेड को सेम ऑब्जेक्ट पे रन कराते हैं। तो ऐसी जगह के लिए आती है थ्रेड सेफ कोड लिखो, जो मैं आपको बार बार बोलता था, थ्रेड सेफ ऐसा कोड लिखो कि वो थ्रेड सेफ हो पूरी तरीके से। ठीक है, सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, अगर मल्टीपल थ्रेड है तो किसी भी हालत में डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोड आप लिखो कि ये थ्रेड सेफ हो। तो ऐसे कोड को लिखने के लिए अगर तुम्हें लॉजिकली बोलो तो क्या करोगे, बोलोगे कि अच्छा भाई यहाँ जो मेथड है, और ये मान लो कोई डेट T1 नाम का वेरिएबल है या X1 नाम का वेरिएबल है, ठीक है, X1 में कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मान लो कोई कैलकुलेशन से वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक सेक्शन में वो एट ए टाइम वन थ्रेड ही जाए, या तो T1 जाए या T2 जाए या T3 जाए, ताकि डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो, तीनों एक साथ चला जाएगा तो ऊट पटांग डेटा हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है, ऐसा लाइन ऑफ कोड, ऐसा आपका जो वेरिएबल होता है उस ऑब्जेक्ट में। ऐसे केस के लिए हम लॉकिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। लॉकिंग मैकेनिज्म मतलब T1 घुसेगा, पहले लॉक लगाएगा, इस पे पहले चेक करेगा लॉक है कि नहीं, अगर लॉक एक्वायर किया हुआ है कोई थ्रेड तो वेट करता रहेगा, घुसेगा ही नहीं। तो अगर लॉक नहीं है तो यहाँ लॉक लगा देगा कि भाई और कोई थ्रेड अब T2 या T3 इस पे आएगा उस सेक्शन को कॉल करने के लिए, तो सबसे पहले लॉक को देखेगा। और ये लॉक जो होती है ऑब्जेक्ट के अंदर ही होती है, ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं होती, उस जिस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो उस पे लॉक लगता है। तो या जो ऑब्जेक्ट आप शेयर किए थे, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बना के चार थ्रेड में घुसाया था ना, तो वो ऑब्जेक्ट शेयर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, तो शेयर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर ही इंट्रिंसिक लॉकिंग होती है मैकेनिज्म। तो T2 भी जाएगा, उस समय देखेगा लॉक लगा, वेट करेगा जब तक लॉक खत्म नहीं होगा, मतलब इस लाइन से बाहर नहीं निकला, लॉक रिलीज करेगा तब दूसरा घुसेगा, फिर तीसरा घुसेगा। तो ये लॉजिक इम्प्लीमेंट की जाती है डेटा सेफ्टी के लिए, कि डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट ना हो,
थ्रेड सेफ कोड लिखे, तो ऐसी लॉजिक इंप्लीमेंट की जाती है और यही सारी चीजें हमें सीखनी है। समझ में आ रहा? मल्टीपल थ्रेडिंग सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कहाँ होता है? जहां एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल थ्रेड वर्क कर, वहीं तो इनकंसिस्टेंसी आएगी। अगर दो ऑब्जेक्ट है, मान लो emp1 एक ऑब्जेक्ट है, इसका अपना इंस्टेंस वेरिएबल होगा, emp2 एक है और इसका भी अपना इंस्टेंस वेरिएबल होगा, emp3 है, तीन ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का बना लिए और इसका भी अपना इंस्टेंस वेरिएबल होगा, अपना अलग अलग स्पेस होगा। और T1 को बोले emp1, T2 को बोले emp2 और T3 को बोले emp3 पे काम करो। तो यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है, तीन थ्रेड तीन ऑब्जेक्ट, कोई झगड़ा नहीं होगा, सब अपना अपना इंस्टेंस वेरिएबल पे काम करेगा। यहाँ झगड़ा तभी हो सकता है जब स्टैटिक मेंबर कोई हो, क्योंकि स्टैटिक मेंबर फिर शेयर होता है तीनों में, तो वहां तीनों थ्रेड के लिए झगड़ा होगा। लेकिन नॉन स्टैटिक मेंबर आप यूज कर रहे हो, इंस्टेंस वेरिएबल यूज कर रहे हो, तब तो कोई झगड़ा ही नहीं है। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है और तीन थ्रेड है और वहां इंस्टेंस वेरिएबल यूज कर रहे हो, तब तो झगड़ा होगा ही, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल शेयर्ड अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल थ्रेड, सारे थ्रेड। अगर यही सिर्फ लोकल वेरिएबल होता, कोई इंस्टेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट में नहीं होता, सिर्फ लोकल वेरिएबल होता, तब भी झगड़ा नहीं था, क्योंकि हर थ्रेड अपना खुद का स्टैक फ्रेम लेता है, स्टैक एरिया, और लोकल वेरिएबल उस स्टैक मेमोरी में होता है, तो वहां भी झगड़ा नहीं होता, मस्त काम करता। लेकिन झगड़ा वही है जहां शेयरिंग है। तो ओवरऑल थ्रेड सेफ्टी क्या है, थ्रेड सेफ्टी क्या नहीं है, समझ में आ रहा है इस पिक्चर से? ठीक है, लोकल वेरिएबल यूज करना चाहिए जो एकदम थ्रेड सेफ है। लेकिन हम लोग को मजबूरी भी तो होता है, इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, तो जब मजबूरी होता है, जैसे तुम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आईडी नेम सैलरी तो इंस्टेंस वेरिएबल बनाओगे। अब ये थोड़ी है थ्रेड सेफ्टी नहीं हो सकता तो बनाएंगे ही नहीं, बनाएंगे तो उसके लिए फिर थ्रेड सेफ्टी का कोड लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। क्या आप मान लो स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं करना चाहिए, अब समझ में आ रहा है ना स्टैटिक वेरिएबल कितना खतरनाक है? स्टैटिक वेरिएबल तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो लेकिन अगर स्टैटिक वेरिएबल यूज ना करे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। स्टैटिक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो शेयर्ड अक्रॉस ऑल थ्रेड हो, भाई एक जगह चेंज करे तो सबको रिफ्लेक्ट करे। लेकिन अगर मान लो यूनिवर्सिटी नेम चेंज कर रहा है, पता चला थ्रेड 1 जाके बोलता है यूपीटीयू और थ्रेड 2 जाके बोलता है मगध यूनिवर्सिटी, वो हो गया बात, करंट स्टेट चेंज, इनकंसिस्टेंट स्टेट हो गया। जबकि हम कुछ करना चाहते थे अपना कुछ लॉजिक कि यूपीटीयू इस केस में हो, मगध इस केस में हो, तो वैसा प्रॉपर हैंडलिंग करना होगा, तब जाके होता है। तो करना यही चीज हमें सीखना है मल्टी थ्रेडिंग, कि कैसे करें ये सब चीज। और यही चीज अब सारी क्लासेस में चलेगी आपकी मल्टी थ्रेडिंग। आगे भी जब भी हम थ्रेडिंग का बात करेंगे यही सब सीखना। तो पहले सबसे सिंपलेस्ट वे सीखेंगे, फिर धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बढ़ेंगे और एडवांस फॉर्म की जावा ने क्या क्या और इजी वे दिया है करने का। तो इसी चीज को करने के लिए हम लॉक मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिसको हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड एक जावा ने दिया है। इस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के थ्रू भी लॉकिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, यानी ये इस ऑब्जेक्ट पे लॉक लगाओ, अगर कोई थ्रेड जा रहा है तो वहां पे लॉक लगाओ। वो लॉक लगाने का काम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड से होता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जो बनाया है जावा ने, इसको हम लोग इंट्रिंसिक लॉक या मॉनिटर लॉक भी कहते हैं। ठीक है, और ये लॉक थ्रेड ही जब उस पे चेक करता है, जाता है ऑब्जेक्ट पे, देखता है कि लॉक लगाना चाहिए या नहीं। अब खुद सोच के देखो, ऑब्जेक्ट पे हमको लॉक लगाना है और थ्रेड क्लास इसको यूज कर रहा है, तो थ्रेड क्लास इसको लॉक करे, ज्यादा अच्छा। ऑब्जेक्ट अपने आप को तो लॉक नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे थ्रेड क्लास इसलिए अलग से बनाया जाता है कि रनेबल का इंस्टेंस आप कुछ और बनाओ, लेकिन थ्रेड क्लास अलग से बनाओ, ताकि वो थ्रेड क्लास लॉक अनलॉक
रोल प्ले करे रनेबल का यूज करके। तो ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जो हम मैंने याद होगा मॉडिफायर्स में बोला था, सिंक्रोनाइज्ड मैं आगे चल के बताऊंगा मॉडिफायर्स वो अब समय आया है। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जो है, जो ये मॉडिफायर है, ये मेथड के साथ ही हम लोग लगाते हैं। या तो मेथड के साथ लगाओ या फिर एक ब्लॉक लिख सकते हो, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लो अगर मेथड पे आपने लगा दिया, इस मेथड में 200 लाइन का कोड है, जब तक ये 200 लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक वो ऑब्जेक्ट पे लॉक लगाया रखेगा। यानी 200 लाइन को अगर मान लो 2 मिनट भी लगते हैं तो 2 मिनट तक थ्रेड 1 लॉक एक्वायर किया रहेगा, थ्रेड 2 और 3 को चांस मिलेगा ही नहीं। और मैं ब्लॉक लेवल मतलब उस मेथड में एक लाइन ही वैसा बस क्रिटिकल था, बाकी 199 लाइन क्रिटिकल नहीं था। हमें लगा जो असाइन कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू, तो हम उस 1 लाइन को ही सिर्फ ब्लॉक करने के लिए लगाए ना। 199 लाइंस ऑफ कोड जो रिमेनिंग है, जो सेफ्टी का पार्ट है ही नहीं, तो उसमें लॉक क्यों किए? अननेसेसरी पूरा मेथड को लॉक करने से क्या फायदा? तब हम लोग ये सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज करते हैं कि भाई सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में ऑब्जेक्ट को पास करते हैं दिस का रेफरेंस, करंट ऑब्जेक्ट आ रहा है दिस, दिस का रेफरेंस, और उसमें बोलते हैं जो लाइन ऑफ कोड्स क्रिटिकल है जिसमें वो वैल्यू असाइन हो रही है, मान लो x1 में जो वैल्यू असाइन हो रही है यही बहुत क्रिटिकल इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू यही असाइन कर रहे हैं एक लाइन में, तो उसको सिंक्रोनाइज के बीच में दिए ताकि बाकी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो सके। और ये लाइन ऑफ कोड पे जब एग्जीक्यूशन जा रहा है तो उस समय सिर्फ ऑब्जेक्ट पे लॉक लगे उतनी ही समय के लिए। मतलब जो 2 मिनट का लॉकिंग हो रहा था यहाँ 2 सेकंड में वो लॉकिंग काम खत्म हो जा रहा है। तो बेटर कौन होता है? आपको 2 मिनट तक लॉक किसी को बंद, वो एक रिसोर्स को बंद करके रख रहे हो और जहाँ मल्टीपल थ्रेड वेट कर रहे हैं रन करने को, या 2 सेकंड के लिए, क्या लगता है? ठीक है ना? तो ऑलवेज बेटर होता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक ऑफ यूज करना, ना कि मेथड को सिंक्रोनाइज करो। ठीक है? तो इससे हम लोग कंप्लीट फ्लो कंट्रोल भी देख सकते हैं। अब ज्वाइन यहाँ यूज नहीं करेंगे, देखो ज्वाइन से भी वही काम हम लोग लॉकिंग जैसा ही हो रहा था, वो रोक देता था, लेकिन ज्वाइन पूरे फ्लो को ही रोक देता है। यहाँ तो एक मेथड लेवल पे सिंक्रोनाइज वर्क करता है, वो तो पूरे ऑब्जेक्ट का एग्जीक्यूशन को रोक देता था। ज्वाइन तो एकदम बेकार है। ठीक है, तो एक देखते हैं इसका एग्जांपल सिंक्रोनाइजेशन का। तो ज्वाइन और एल्ड मैंने बस आपको एक सेक ऑफ नॉलेज के लिए बताया। तो प्रिंट डेमो करके लॉग पैकेज में, लॉग पैकेज का ही खोलना, ये लॉग पैकेज का निकाला, एक क्लास है सिंपल और कुछ नहीं है, इसमें थ्रेड का नाम आ रहा है और यहाँ हमने एक लूप चलाया रिवर्स में, बस 5 से लेके 0 से ग्रेटर देन तक चलो, और थ्रेड का नाम और ये जो आई की वैल्यू है वो प्रिंट करो, और कुछ नहीं। ये थ्रेड अपने आप में नहीं है, ना रनेबल को किया है, कुछ नहीं, एक रिसोर्स है। मान लो दिस इज अ रिसोर्स क्लास, मुझे रिसोर्स बनाना था तो मैंने एक क्लास को ही रिसोर्स की तरह एक्ट कर लिया कि दिस इज माय रिसोर्स। ठीक है, अब थ्रेड लॉग, तो रिसोर्स है तो एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। अब जैसे ही इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, यहाँ देखो एक्सटेंड थ्रेड क्लास किया, चाहो तो इम्प्लीमेंट रनेबल कर सकते थे, दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ नाम पास किया और प्रिंट डेमो का रेफरेंस पास किया इसमें, इसके कंस्ट्रक्टर में, ताकि इस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मल्टीपल अगर थ्रेड बनाएंगे तो हम डेमो का रेफरेंस तो पास कर सके। क्योंकि देखो सेम रेफरेंस अगर होगा, मैंने क्या बोला था कि 3 थ्रेड है, 3 ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, 3 थ्रेड है सिंगल ऑब्जेक्ट शेयर करोगे तब दिक्कत है ना। तो सिंगल ऑब्जेक्ट शेयरिंग के लिए ये किया हूँ कि प्रिंट डेमो में हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा थ्रेड का 5 थ्रेड, तो प्रिंट डेमो का सेम रेफरेंस आएगा, यानी शेयरिंग होगी। तो ये देख लो यहाँ पे आगे चल के जो एग्जांपल होगा, सिंक्रोनाइज थ्रेड एग्जांपल,
यहाँ पे प्रिंट डेमो एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन दो थ्रेड बना रहे हैं, दोनों में सेम रेफरेंस प्रिंट डेमो का, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किए, एक को थ्रेड 1 बोले, एक को थ्रेड 2 बोले, ठीक है, और दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा भाई, झगड़ा तो होगा, दोनों घुसेगा इसमें, तो कभी थ्रेड 1 कभी थ्रेड 2। हम चाहते थे इसको सीक्वेंस में मूव करना एकदम प्रॉपर्ली। अगर एक थ्रेड गया, मान लो ये क्रिटिकल सेक्शन है, लेट्स सपोज फॉर द टाइम, तो इसको कैसे हैंडल करें कि कोई एक ही थ्रेड यहाँ घुसे, दोनों थ्रेड ना घुसे एट ए टाइम। अभी चलाएंगे क्या कि रन में हमने बस प्रिंट काउंट का थ्रेड नेम पास किया और यहाँ से रन कर रहे हैं। तो क्या होता है भाई, जितनी बार रन करोगे, ये तो 1 1 गया, लेकिन 2 देखो बीच में जंप किया, तब 1 एग्जिट हुआ, तो एक यहाँ बीच में आया, फिर दूसरी बार रन करो इसी को, तो बहुत ऊटपटांग सा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमें पता है कभी कोई कभी 1 चला कभी 2 चला, तो फिक्स सीक्वेंस रहा ही नहीं। तो यहाँ पे फिक्स सीक्वेंस नहीं रहा, तो यानी दोनों थ्रेड घुस रहा है, और क्रिटिकल सेक्शन का कोड कभी भी फिर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि जब दोनों थ्रेड घुस रहा है, तो इसमें क्रिटिकल सेक्शन का कोई कोड लिखना हो तो हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये दोनों थ्रेड इनकंसिस्टेंट कर देगा। ऐसे केस में क्या किया जाता है, तब हम एक दूसरा क्लास बना के एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सॉरी, थ्रेड डेमो की जगह सिंक्रोनाइज थ्रेड डेमो, मतलब हमने क्या किया, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड रखा, क्योंकि यहीं से रन कर रहा था, और हमने बोला कि ये जो काउंट वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये बहुत क्रिटिकल है, और ये प्रिंट डेमो का ऑब्जेक्ट के लिए ही हमेशा कॉल होना है, प्रिंट काउंट। इस मेथड को सिंक्रोनाइज करो, तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगाया, मेथड लेवल नहीं लगाया हमने, ब्लॉक लेवल लगाया कि सिंक्रोनाइज करो किसको, प्रिंट डेमो को सिंक्रोनाइज करो, और प्रॉपरली वही लाइन ऑफ कोड जो पहले भी था वही रन कर रहा है थ्रेड डेमो में। ये पहले लिखा था, बस इसको सिंक्रोनाइज में हमने लिख दिया, सिंक्रोनाइज ब्लॉक में, और सिंक्रोनाइज में हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास किया, किसको सिंक्रोनाइज करना है, किस पे लॉकिंग एक्वायर करनी है, कौन से ऑब्जेक्ट पे, तो प्रिंट डेमो के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो अब इसको चलाएंगे, तो देखो हमेशा प्रॉपर जो भी थ्रेड घुसेगा, चाहे थ्रेड, अब इसमें क्या होगा, थ्रेड 2 भी जा सकता है, थ्रेड 1 भी, लेकिन जो घुसेगा वो लॉक करके घुसेगा और पूरा प्रॉपर एग्जिट होगा, ये 100% है। यहाँ हमने फ्लो को कंट्रोल नहीं किया कि थ्रेड 1 ही जाए या थ्रेड 2 ही जाए, जो भी जाए वो पूरा प्रॉपर काम करके आए और लॉक लगा के जाए, और जब निकले लॉक रिलीज करे, तब दूसरा थ्रेड घुसे। तो ये सिंक्रोनाइज से पॉसिबल लॉकिंग में, जब भी जो जाएगा, देखो इस समय थ्रेड 1 घुस गया, फिर थ्रेड 2 गया। समझ में आ रहा है ये चीज, लॉकिंग मैकेनिज्म आप लोग को समझ में आ रहा है, सिंक्रोनाइज्ड का फंडा, ठीक है। तो लॉकिंग मैकेनिज्म का यही है, शेयर्ड ऑब्जेक्ट पे जब काम हो रहा है, तो थ्रेड जितना भी बनाया, यहाँ 2 थ्रेड यहाँ भी बनाया और दोनों थ्रेड को स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट होते ही इस सेक्शन पे रन पे दोनों जाएंगे, और यहाँ पे आते ही दोनों में से जो भी पहले पहुंचेगा वो लॉक एक्वायर करेगा, और दूसरा वाला वेट करने लगेगा, और लॉक एक्वायर करने के बाद पूरा फिनिश करेगा, जो पहला घुसा था उसके बाद ही दूसरा निकलेगा। तो इसमें भी ये है, देखो परफॉर्मेंस सेट आती है, लेकिन आपने उतने ही समय के लिए लॉकिंग का कोड लिखा जितना रिक्वायर्ड था, जितने समय के लिए, सिंक्रोनाइज ब्लॉक। लेकिन ज्वाइन इस सब में क्या, पूरे के पूरे फ्लो को ही ब्लॉक कर देता है, पूरा फ्लो कंप्लीट। और यहाँ पे आप मिनिमम कर सकते हैं, आपकी और हमारी डेवलपमेंट और हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्रिटिकल सेक्शन है। तो इसीलिए ऑलवेज प्रीफर्ड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक इंस्टेड ऑफ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज्ड विद मेथड। क्लियर है?
अभिषेक राहुल। अब इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल में, एक और एग्जाम्पल में देखेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल को आप लोग 2 मिनट पढ़ो और फिर मुझे बताओ क्या समझ में आया। तीनों आदमी इंडिविजुअल पढ़ो और समझो क्या समझ में आ रहा है एग्जाम्पल। आपस में डिस्कस भी कर सकते हो आप, कि क्या समझ में आया। सर, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को पढ़ने के लिए रख दिया हूँ कि पढ़ो। हम्म, ठीक है, चलो अब बताओ क्या समझ में आया, कोई भी आदमी। सर इसमें तो है कि जैक एंड जिल दोनों लोगों ने पेमेंट 1000 डिपॉजिट किया, बट यहाँ इक्वल टोटल बैलेंस अब 5000 होना चाहिए, बट 4000 ही रह गया। इसमें एक जो है कि एक का जो बैलेंस डिपॉजिट हुआ है वो मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। तो देखो, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में जब अकाउंट क्लास होता है, अकाउंट क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जैक एंड जिल हस्बैंड वाइफ है, तो ये जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे एज ए थ्रेड वर्क करेंगे, क्योंकि ज्वाइंट होल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका नेट बैंकिंग भी कर रहे हो, एटीएम मशीन भी है, और कई सारे चैनल होते हैं जिससे आप विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। तो अगर इस तरह से प्रॉपर मैनेज ना हो, आप कोड को जो थ्रेड सेफ कोड ना लिखो, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है और ऐसा बैंकिंग सिस्टम बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ऐसा जनरल कोड क्या लिखे कि ये प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट एक बनाया। अब ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट में क्या रखा है, एक अकाउंट नंबर सिंपल रखा, अकाउंट बैलेंस रखा, और बैलेंस कोई वोलेटाइल ये हटाओ इसकी, क्योंकि ये असल में आगे की चीज है। और हम बोलते हैं बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट तभी बनाएंगे जब अकाउंट नंबर आएगा और उसका डिफॉल्ट, उसका बैलेंस 3000 रख दिया। या फिर एक बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अगर अकाउंट नंबर आए और अकाउंट बैलेंस कोई दे।
और विड्रॉल के लिए रूल रखा कि अकाउंट होल्डर का नाम आए और अमाउंट आए, कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो विड्रॉ के केस में क्या होगा, एक लोकल वेरिएबल मान लो हम रखे हैं, तो हम चेक करेंगे जो अमाउंट आ रहा है वो कहीं ज्यादा तो नहीं है, अकाउंट बैलेंस जो है अगर ज्यादा है तो इनसफिशिएंट फंड ऑफ एक्सेप्शन रेज करेंगे, मान लो अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो वही करते। इधर फिलहाल मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ। अगर अमाउंट जो है वो सही है तो उसके बाद क्या करेंगे, अकाउंट बैलेंस में से माइनस किया और एक लोकल वेरिएबल में यहाँ रख लिया और कुछ देर के लिए मान लो थ्रेड को स्लिप कराया। रीजन क्योंकि यहाँ पे कुछ और ऑपरेशन में डीबी कनेक्टिविटी का डेटाबेस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो समय लगता है। और उसके बाद हमने मेन अकाउंट जो इंस्टेंस वेरिएबल है 1 सेकंड के बाद हमने उसे अपडेट किया जो नया बैलेंस हुआ और उसके बाद रिटर्न करा दिया। विड्रॉल में ये किया। डिपॉजिट में भी वही, अकाउंट होल्डर का नाम दिया, अमाउंट दिया, न्यू, अगर अमाउंट लेस देन 0 है तो एरर दो क्योंकि अमाउंट कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। और अगर आ रहा है तो अकाउंट बैलेंस जो इंस्टेंस वेरिएबल है, जो क्रिटिकल वेरिएबल होता है, क्रिटिकल सेक्शन यही है इंस्टेंस वेरिएबल, तो उसमें जो अमाउंट था अमाउंट में ऐड करो। और आप बोलोगे कि अकाउंट बैलेंस में डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम डीबी लेवल पे काम कर रहे हैं ना, तो वो काम अभी हम यहाँ नहीं किए। तो हमने क्या किया, थोड़ा समय डीबी ऑपरेशन में लगता है, नैनो सेकेंड ये सब, तो उसके जगह एक लोकल वेरिएबल रख लिया, बस लोकल वेरिएबल में बैलेंस को रख के और फिर अपडेट किए, उतना ही देर, बस 1 सेकंड। और उसके बाद ये किए। तो डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड समझ में आया, ये बैंक अकाउंट, इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई अभी थ्रेडिंग का कुछ नहीं लिखे, सिंपल नॉर्मल कोड लिखे और प्रिंट कराया है सोपी। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर कोई बोले, बताओ क्या क्लियर नहीं है? राहुल, कुछ क्लियर नहीं है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। अच्छा, ठीक, नो डाउट। ठीक, अब एक को एग्जांपल लेते हैं, डिपॉजिट मनी या विथड्रॉ मनी। तो डिपॉजिट मनी का ही लेते हैं, दोनों थ्रेड की तरह बनाना हमें। तो हम क्या करेंगे भाई, थ्रेड की तरह बनाना है तो हमें पता ही है रनेबल का इंस्टेंस यूज करेंगे और बैंक अकाउंट यहाँ पे शेयर्ड ऑब्जेक्ट की तरह दिए। रन मेथड में डिपॉजिट 1000 हार्ड कोडेड वैल्यू पास किए, सेटर एक दे दिए बैंक अकाउंट का कि बैंक अकाउंट सेट करेंगे, और डिपॉजिट में क्या किया, बैंक अकाउंट डॉट डिपॉजिट, ठीक है, करंट थ्रेड जो है कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है वो डाल दिया, बस डिपॉजिट मेथड यहाँ लिखा। उसी तरह विड्रॉ का भी होगा, विड्रॉ अभी खोल के नहीं देख रहा, टेस्टिंग पे चलता है, क्लाइंट प्रोग्राम, हम डिपॉजिट का ही लेके चलते हैं। तो डिपॉजिट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया, बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर दे दिया, जिसमें क्या हो जाएगा, 3000 बैलेंस हो जाएगा इस अकाउंट के लिए, हो जाएगा। डिपॉजिट मनी में सेट बैंक अकाउंट किया जो डिपॉजिट करना है। अब दो थ्रेड बनाएंगे, एक जैक के लिए बनाया और जिसमें डिपॉजिट, ये भी जैक भी डिपॉजिट कर रहा है और जिल भी, और दोनों सेम बैंक अकाउंट होगा, दोनों सेम डिपॉजिट मनी का इंस्टेंस लिया, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहा है और दोनों को हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब जब स्टार्ट करेंगे तो देखो रिजल्ट कैसा आएगा। फाइनल वैल्यू पे ध्यान देना, फाइनल वैल्यू हमारा 5000 आना चाहिए था जबकि आ रहा है 4000। दोनों गए, दोनों ने जैक और जिल दोनों 1000 डिपॉजिट करने गए। जैक का पहले घुसा, वो 3000 देखा, बैलेंस किया और अपडेट किया 4000। और जिल का भी उस समय जब देखा था तो उसको बैलेंस मिला था, यहाँ जिल के लिए भी देखो, जैक और जिल दोनों को ये 3000 मिल गया बैलेंस। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बैंक अकाउंट का जो हमने कोड लिखा था यहाँ पे डिपॉजिट मनी में, उन दोनों को जो रेफरेंस मिला यहाँ से डिपॉजिट
कॉल किया तो ये लाइन ऑफ कोड डिपॉजिट के लिए दोनों थ्रेड डिपॉजिट को कॉल किए थे और ये लाइन ऑफ कोड दोनों को वहां वो मिला आपका 3000 यहाँ पे ये लाइन अकाउंट होल्डर नेम और उसका बैलेंस। ठीक है, तो उसके बाद दोनों को स्टार्ट किया गया, 1000 दोनों ने डिपॉजिट किया, दोनों का इनिशियल 3000 मिला क्योंकि अकाउंट बैलेंस जो था हमारा इंस्टेंस वेरिएबल था। वो इंस्टेंस वेरिएबल को दोनों यूज कर रहे थे, इनिशियल तो दोनों का 3000 था दोनों के लिए। तो होना क्या चाहिए था, किसी एक को ही अलाउ करना चाहिए था और ये दोनों को हम अलाउ कर दिए थे। तो उस केस में क्या हुआ, दोनों के पास अकाउंट बैलेंस जो आया 3000 आया और दोनों उसके बाद 1000 ऐड किए तो 4000 ही रह गया। जैक का भी 4 और जिल का भी 4। तो यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग हम लोगों ने मिस्टेक की, दो थ्रेड घुसा दिया ऐसे सेक्शन में जहां ऑब्जेक्ट शेयर हो रहा है और क्रिटिकल सेक्शन। समझ में आ रहा है? तो बिना मल्टी थ्रेडिंग के सिनेरियो सोचे बिना हमने इस सेक्शन में घुसा दिया। तो इसको अगर संभालना है तो क्या करेंगे हम, एक तो तरीका है ज्वाइन जो हमने बताया, एक तरीका तो ये जो यूज नहीं करना चाहिए कि भाई मेन थ्रेड रन कर रहा था, मेन से वन जो है किसका है, जैक का है, जैक का थ्रेड स्टार्ट हुआ और जैक ने बोला सब सारा काम रुक जाओ, मतलब मेन का काम रुक जाओ, ये दोनों अब चलेगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा सेकंड थ्रेड। जब जिल का स्टार्ट नहीं होगा तो जैक अपना जाएगा, जो डिपॉजिट करना है वो पूरा प्रॉपरली वो डिपॉजिट करके, यानी 4000 अकाउंट बैलेंस एकदम करके यहाँ तक का करके फिर निकलेगा मस्ती में। और उसके बाद मेन थ्रेड स्टार्ट होगा तब जिल का स्टार्ट होगा और जिल का भी जाएगा, उसको जब मिलेगा तो उसको 4000 मिल जाएगा और वो 1000 ऐड कर देगा 5000। तो इस तरह से भी हम लोग प्रोसेस हैंडल करने को तो कर सकते हैं। अल्टीमेटली 5000 मिल गया क्योंकि दोनों अलग अलग गए, जैक का पूरा काम किया फिर उसके बाद जिल का पूरा काम हुआ। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि कभी भी ज्वाइन का यूज मत करो, ज्वाइन जो है परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हिट करता है और ये करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड क्लाइंट में लगा रहे हो, जबकि क्लाइंट में नहीं लगाना चाहिए, ये हमारी बिजनेस लॉजिक की कोड में होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह से गलती ना हो। तो या तो हम वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक का कोड यूज करें, फिलहाल ब्लॉक तो दिखा चुके हैं, सिंक्रोनाइज मेथड ही यूज करता है। तो पब्लिक सिंक्रोनाइज डिपॉजिट सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज करता है कि डिपॉजिट में सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज कर देते हैं ताकि लॉकिंग मैकेनिज्म अपने आप फॉलो हो जो भी थ्रेड जाए, और मैंने ज्वाइन को रोक दिया। तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाया अपने बिजनेस लॉजिक में, अब वो लॉक प्रॉपर लगा रहा है, लॉक लगा के ही घुसा। देखो जैक गया तो वो लॉक लगाया अपना काम किया, तब तक जिल जिल गया, पहले वो काम किया फिर जैक गया, तो कोई एक थ्रेड गया। तो इसमें परफॉर्मेंस हिट तो आती है लेकिन आपका ट्रांजैक्शन सही से होगा। तो बैंकिंग सिस्टम में हमेशा ये होता है, देखोगे थोड़ा सा लैकनेस होता है लेकिन कभी भी डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। वो लोग, मैं ये नहीं बोल रहा सिंक्रोनाइज यूज करके ही कर रहे हैं, कई और मैकेनिज्म आगे चल के देखोगे पढ़ोगे तो वो लॉकिंग मैकेनिज्म, ये थ्रेड सेफ्टी का कोड ये सब यूज करते हैं। तो समझ में आया यहाँ भी सिंक्रोनाइज्ड का यूज, कि क्रिटिकल सेक्शन को हमने सिंक्रोनाइज कर दिया कंप्लीटली, कि एट ए टाइम जो भी एक थ्रेड जाए वही अपना लॉक लगाए और काम करे। अगर आप चाहते हो ब्लॉक लेवल तो ब्लॉक लेवल में इतने लाइन ऑफ कोड को आपको, ये क्रिटिकल था ये 3 लाइन ऑफ कोड, ये 3 लाइन ऑफ कोड को आपको लगाना पड़ता है उसके लिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक, तब भी ये हो जाता। तो इसी तरह आप लोग विड्रॉ का भी देख लेना, विड्रॉ का भी वही एग्जांपल होगा, विड्रॉ मनी उसमें बस एक थ्रेड होगा। तो क्लाइंट प्रोग्राम में
मेरा कहना है कि आप ये क्लाइंट प्रोग्राम में इस तरह विड्रॉ के लिए भी बना के देखना, तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि विड्रॉ कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट स्टेट हमेशा डेटा का होना चाहिए। क्लियर है? यस क्लियर। तो फ्यू पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड can be used only with method or code block. ठीक है? These method or block can be static या non static, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। Whenever thread enter into Java synchronized method or block, it acquire lock, जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद लॉक रिलीज करेगा। ठीक है? अगर कोई एक्सेप्शन भी आता है तब भी वो लॉक को रिलीज कर देता है, ये भी ध्यान रखना है। इन केस कोई एक्सेप्शन आया तो ब्लॉक में, तो लॉक को रिलीज कर देगा। Synchronized keyword is reintrant in nature. It means Java synchronized method call another synchronized method call which requires same lock. मतलब अगर ऐसा करते हो जैसे सिंक्रोनाइज मेथड लगाया, अब इसको सिंक्रोनाइज आपने डिपॉजिट को सिंक्रोनाइज बना दिया, यहाँ से भी कोई मेथड कॉल कर रहे हो तो वो भी सिंक्रोनाइज हो जाएगा, क्योंकि जब वो इसी फ्लो में मेथड कॉल चल रही है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है वो मेथड सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, वो भी तुरंत सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। जावा थ्रेड एक्वायर एन ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, जो मैंने आपको बताया हमेशा ऑब्जेक्ट लेवल लॉक बनाता है, और क्लास लेवल लॉक होता है स्टैटिक वेरिएबल, जहां हम लोग क्लास का रेफरेंस पास करते हैं। जब सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज करते हो वहां ऑब्जेक्ट की जगह क्लास का नाम देते हैं। Java synchronization will throw null pointer if object used in Java synchronized block is null. ठीक है? अगर null होगा ऑब्जेक्ट तब तो null pointer exception मारेगा ही। One major disadvantage of Java synchronized keyword, it doesn't allow concurrent read. ये एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है कि जब भी सिंक्रोनाइज हम लोग यूज करते हैं तो मल्टीपल रीड को भी वो सिंक्रोनाइज कर देता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसको हम लोग रेंट्रेंट रीड एंड लॉक मैकेनिज्म, जावा ने एक अलग पैकेज कॉन्करेंट पैकेज में एक क्लास दिया रेंट्रेंट रीड एंड लॉक, उसको यूज करके हम लोग काम करेंगे, जहां पे रीड ऑपरेशन जब भी हो रहा है उसको मल्टीपल थ्रेड को असाइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑपरेशन को बस ब्लॉक करेगा, तो वो हमारी परफॉर्मेंस हिट भी नहीं होगी। और सिंक्रोनाइज मेथड का डिसएडवांटेज यही होता है कि ये रीड को भी लॉक लगा देता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे पूरा लॉक हो रहा है। ऑब्जेक्ट पे लॉक हो रहा है तो ऑब्जेक्ट अगर लॉक हो जाएगा तो सोच के देखो कि डिपॉजिट कॉल की हो तो उस समय विड्रॉ कॉल हो ही नहीं सकता, या कोई और मेथड बैलेंस गेट बैलेंस का तुम की हो वो भी कॉल नहीं होगा, रुका रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लॉक है। आप थ्रेड के थ्रू कॉल कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट लॉक हो गया तो कुछ भी काम नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिंक्रोनाइज्ड मेथड का। One more limitation of Java synchronized keyword is that it can only be used to control access of shared object within the same JVM. ये भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि सेम JVM, यानी आप मल्टीपल जेवीएम की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, मोर देन वन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जहां मोर देन वन जेवीएम रन कर रहा है, तब वहां पे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड काम नहीं करेगा, ये सिंगल जेवीएम पे ही काम करेगा। लॉकिंग मैकेनिज्म यूज करता है, क्योंकि एक जेवीएम अपना एक ऑब्जेक्ट, उसका हीप मेमोरी अलग होता है, दूसरा जेवीएम का हीप मेमोरी अलग होगा, तो हर जेवीएम अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है, तो वहां पे ये सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाएगा। जावा सिंक्रोनाइज ब्लॉक इज बेटर देन मेथड, ये आपको बता ही चुका हूँ, तो अभी यहीं रहने देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला ही था मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो ये चीजें बाकी वोलेटाइल वेट नोटिफाई इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटर फ्यूचर कॉलेबल रेंट्रेंट लॉक, ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है? तो ये सब एडवांस फॉर्म है, कैसे लॉकिंग मैकेनिज्म हम लोग कंट्रोल करेंगे और
कई सारे और सिनेरियो होंगे मल्टी थ्रेडिंग के, वो सारे सिनेरियो समझ लें। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट एक मिनट रुको पहले।